बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बहुत सोच विचार के बाद ये नतीजा अहस किया कि इन घिनौनी वारदातों के पीछे किसी फिश का हाथ नहीं। तुम देखते नहीं कि सबकी मौत एक जैसी और सब मरे भी एक ही जगह। सोने पे सुहागा, सबकी गर्दनों पे चिड़िया के पंजों के निशान थे। लेकिन एक बात ने दिमाग माउफ करके रख दिया है कि ऐसा भी क्या गोरख धंधा, तुम मानो या ना मानो, दाल में कुछ काला है। इंस्पेक्टर अल्लाह बख्श शाहीन और हाफिज मोहम्मद बिलाल असलम वकील दोनों इस वक्त मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, जो आमनन फानन दोनों के दरमियान वकूअ पज़ीर होने वाले वाकयात से ताल्लुक गुफ्तो शनीद का सिलसिला चल पड़ा। तो शहर में आए दिन बड़े पुरअसरार वाकयात हो रहे थे। शहर में एक कुआं था जो बड़ा ही पुराना था। उसकी पोसीदगी उसके लिहाज से अयां भी थी। आबादी के फैलाव से सब आफत नागहानियों की वजह से उनका कोई सदेबाप निकालने के ख्याल से उस कुएं को चंद दिन कबल मट्टी भर बंद किया गया था, क्योंकि कबल रोज चंद दुगरगु वाकयात ने शहर वालों के हाथ बाख्ता कर दिए थे। चाचा फुल्का अफर फुल शेर की जवान बेटी ने इसमें कूद के जान दी थी। इलाके अजे यकेबा दो मासूम बच्चों को ये कुआं निगल गया था। लिहाजा हालात वाकयात की संकीर्णी और कुशीदगी को महफूज हाथ रखते हुए इस कुएं को मट्टी से भर दिया गया था। इस कुएं के साथ एक बहुत बड़े बरगद का दरख्त था जो इस कुएं पे साया फगन था। उसकी वजह से कुएं का पानी बड़ा ठंडा रहता। कुएं को भरने के एक हफ्ते के बाद ऐन उस दिन जब कुएं को भरा गया, सुबह के वक्त एक लाश मिली जिसका इतना भयानक हशर नशर किया गया था कि लोग हाथों को कानों से लगाने लगे। जब तफ्तीश का मरहला आया तो पहला इंकशाफ ये हुआ कि ये वो शख्स है जिसने कुएं में मट्टी डाल के कुएं को भरा था। जिसने कुएं को भरा था, टेक्नोलॉजी के इस दौर में सालों के काम सेकंडों में हो रहे हैं। जब कुएं को अच्छे तरीके से भर दिया गया था तो उस शख्स ने बुलडोजर से दबा के उस जमीन को सख्त किया ताकि किसी भी किस्म की कोई मीम में बाकी ना रहे। सब लोग हैरान थे कि इसे क्यों मौत के घाट उतारा गया, मगर किसी के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। फिर तो जैसे ये मामूल बन गया था कि हर मंगल के दिन किसी न किसी की उधरी लाश मिलती। पोस्टमार्टम का सिलसिला शुरू हुआ तो नए ही इंकशाफ सामने आए। हर मरने वाले के जिस्म से खून का आही कतरा तक निचोड़ लिया जाता। यही नहीं, उसके जिस्म खाकी के अंदर से दिल, गुर्दे, फेफड़े और यहाँ तक के आंतें भी गायब होती और गर्दन से पंजे के निशानात मिलते। इसके अलावा शारक पे एक सुराख मिलता जिसमें से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ी जाती। हर शख्स हैरान और परेशान था कि ऐसी भी कौन सी आफत बर्पा हो गई जो हर हफ्ते किसी न किसी की मामूल के मुताबिक जान ले रही है। हर कोई बेपनाह खौफजदा था। सख्त पहरा मगर बेसूद। हमवक्त किसी नौजवान की उस कुएं पे पहरादारी के फराइज सर अंजाम देने लगे, मगर हादसात थे कि मामूल के मुताबिक वकूअ पज़ीर हो रहे थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गोरख धंधा क्या है। ऐसा भी कौन सा मुजरिम है जो इतनी सफाई के साथ कत्ल भी करता है और निशान तक भी नहीं छोड़ता। ऐसे में अफसराने आला की तरफ से कातिल की गिरफ्तारी का काम इंस्पेक्टर अल्लाह बख्श के सर पे आया। बावजूद कोशिश के वो मुजरिम तक पहुँचने में नाकाम रहा था। ऊपर से अफसराने आला का दबाव और बढ़ता जा रहा था। जिन लोगों को करीब होने की वजह से इन हालात वाकयात की वजह से आगाही थी, उनके तो हाथ बाख्ता थे और सोने पे सुहागा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने करके रखा था। ऐसे मिर्च मसाले लगा इन खबरों को अवाम तक पहुंचाया जाता कि लोग खबर पढ़ के दम बहुत रह जाते थे। इंस्पेक्टर अल्लाह बख्श असलम शाहीन की बेहम नाकामी पे टहू के लगाए जाते। वो अपनी दीगर वर्ता हैरत में मुब्तला था। आज तक उसने ऐसे मार्गे सर अंजाम दिए थे कि न सिर्फ अवामुन नास बल्कि डिपार्टमेंट को भी इस पे नाज था। अब मुसलसल नाकामी ने उसका जीना मुहाल करके रख दिया था। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी नाकामी को ऐसे अंदाज में पेश कर रहे थे कि गोया वो जानबूझ के इन हालातों वाकयात से कनी कुतरा रहा हो। इंस्पेक्टर अल्लाह बख्श असलम शाहीन का रोजाना का मामूल था कि वो हर सूरत मॉर्निंग वॉक करता था। आज सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क पहुंचा तो वहाँ उसकी मुलाकात शहर के मशहूर मारूफ वकील हाफिज मोहम्मद हिलाल असलम से हुई, जिसकी काबिलियत पे हर कोई फख्र महसूस करता। उनकी ज़िस्त में कभी कोई ऐसा केस नहीं आया था जिसमें उसे नाकामी से दो चार होना पड़े।
ये बात भी गलत नहीं थी कि वो मक्तल को लंदन बनाने का गिरोह भी अच्छी तरह जानते थे। हाफिज बिलाल असलम ने ही टॉपिक को शुरू किया तो उसे इंस्पेक्टर अल्लाह बख्श के चेहरे पे बदलती तब्दीली दिखाई दी। उनकी हैरानी परेशानी अब्बुर आलूद हवा हो गई। यही नहीं, उसने इसके होंठ बेच के पवें सुकेट के इस बात का जवाब दिया था, हाउस पॉसिबल इंस्पेक्टर साहिब, इस दौर में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि नामुमकिन के तस्वर को ही निस्तो नाबूद करके रख दिया। आप इस वक्त की बात कर रहे हैं जब लोग ठारों में मुकीम होते थे और पेट पूजा की खातिर बेस बदल के दूसरों को डरा के उनका हक छीनते थे। लोगों ने इस बेस बदल को जिन बूत का नाम दे दिया था। हाफिज ने इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डाल के तरकी ब तरकी जवाब दिया, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, मगर मुसलमान होने के नाते हमें नहीं भूलना चाहिए कि रब्बे काबा ने अपनी पाक किताब में बार बार जिन्नो इंस का तस्करा किया है। इंस्पेक्टर ने फौरन एक जामिया और मसनद का हवाला दिया, आप शायद भूल रहे हैं कि जिन परिस्तान से बाहर निकल कर आ सकते हैं। हाफिज ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन हाफिज साहिब, मस्जिद की तामीर हो रही थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ही जगह अपने असा मुबारक को टकाए इशादा थे कि इस्राईल अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह मुबारक कब्ज कर ली। इस बात से वो जिन कते नाशना थे जो आपकी मौजूदगी के बायस बेहम काम में जुटे हुए थे। खता के उस जगह से रब्बे काबा ने अपने प्यारे पैगम्बर को अपने यहाँ बुलाया, बस उनका जस्ते हाकी उन जिन्नों के लिए काफी था। जब उन पे आश्कार हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से मोहलत फरमा चुके थे तो उनके 14 तबक रोशन हो गए। उसके बाद तो फिर सभी सर पे पाँव रख के भागे। अब बताओ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद किसने उन्हें इस चार दीवारी में मुकीद किया था? सब इंस्पेक्टर ने सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए कहा। अच्छा बाबा, हाफिज ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा, ये बताओ कोई सुराग मिला या नहीं? कौन है वो जो ये घिनौने काम सरंजाम दे रहा है? बड़ा अजीब और पुरअसरार केस बनता जा रहा है। न जाने इसकी कड़ियां किन हालातों वाकयात से लबरेज हैं। उसने गोया शिकस्त क्या मारी, इंस्पेक्टर ने मैदान मार लिया। उसका दिल खुशी से बाग बाग हो गया कि उसने एक वकील को चुप करवाया। दरख्तों के दोस्तों से सूरज की किरणें फूट फूट के आ रही थी और रूए आलम को मुनव्वर कर रही थी। मामले की तहकीकात जारी व सारी है। हाफिज साहिब, जिन हालात से भी इनकी कड़ियां बुगलगीर हो, नबर्द आजमा तो होना ही है। पाँव पे पाँव धर के भी नहीं बैठ सकते, लेकिन जो भी है, जितना भी आतिश का कागज पे क्यों ना हो, वो इस बात से शायद नाबला है कि मामला बड़ी कशीदगी इख्तियार कर चुका है और जिस केस को मैं एक बार अपने हाथों ले लूं, मद्दे मुकाबले जितना भी शरीर हो, मुझ जैसा सरगर्दा इंसान कभी अपने शिकार को खाद से जाने नहीं देता। बड़ी जल्दी कातिल को बेनकाब करके रखूंगा। इंस्पेक्टर ने फैसला कुन लहजे में कहा, इंस्पेक्टर साहिब, हम आपकी हिदमत को और कारनामों को सराहते हैं। हम आपको एक मशवरा देते हैं, जैसे ये मशवरा बहुत ही कड़ियों में बंधा जा रहा है। ऐसे हर किसो नाकस की जुबान पे सवालों का अंबार लगता जा रहा है। ऐसा ना हो कि लोग बगावत पे उतर आएं और सड़कों पे निकल आएं। अगर आप मेरा मशवरा एक दोस्त होने के नाते माने तो आप आरिफ फारूकी, जो एक काबिल जासूस है, उसकी खिदमत से इस्तकादा हासिल करें। ये बात अपनी जगह है कि वो प्राइवेट जासूस है। मेरा मशवरा है कि आप उनसे रुजू करें। ये भी सुनने में आया है कि उनके पास अनदेखी सलाहतें, जिनको बुरिका लाके वो ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम देता है कि अकल दंग रह जाती है। हाफिज बिलाल ने राजदाराना लहजे में कहा। इंस्पेक्टर ने कोई जवाब न दिया, बस हाँ में सर खिलाया। हाफिज तो ऐसे सलाम करता धीमा धीमा दौड़ता हुआ आगे निकला, मगर वो सोचू के ताने बाने में पूरी तरह उलझ गया। इसमें कोई गलत बात न थी कि हाफिज फारूकी एक बासलाहियत और अपने पेशे से मुखलिस इंसान थे। एक साफ कागज पे आरिफ फारूकी कुछ देर न जाने क्या ऊट पटांग उल्टी सीधी लाइनें लगाता रहा। इन लगी लाइनों को देख के यूं महसूस हो रहा था जैसे वर्ल्ड में बना दिया हो। इंस्पेक्टर गहरी नजरों से उसे तके जा रहा था। हजारों सवालात उसके दिमाग में आ रहे थे, जिनमें एक का भी उसके पास जवाब न था, क्योंकि आरिफ फारूकी उसके सामने एक सवालिया निशान बना हुआ था। काफी देर सर खपाने के बाद आरिफ फारूकी किसी मरहला खेज नतीजे पे पहुंचा। उसने एक निगाह इंस्पेक्टर पे डाली और फिर निगाहें उस नक्शे पे गाड़ दी जो उसने ताने बुन बुन के कुछ देर पहले बनाया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से कहाँ शुरू करूं, क्योंकि जिंदगी में ऐसा पुरअसरार मामला कभी भी पेश नहीं आया। ऐसे वाकयात के बारे में तहय्युल में सोचा था। उसने मुतवातर निगाहें नक्शे पे गाड़ के कहा, मैं समझा नहीं। इंस्पेक्टर ने हैरत और तजुस्सुस से उलझते हुए कहा, तुमने एक नाम सुना होगा, कनबख्श यानी चिड़िया। आरिफ फारूकी ने हैरतज़दा अखियों से उसे तकते हुए कहा, मुजरिम हकीकत में एक चिड़िया है जो लोगों को धड़ाधड़ अपनी नींद सुलाई जा रही है। पहले तो उसने इंतकामन ये फेल सर अंजाम दिया, मगर अब उसकी जुबान को इंसानी खून लग चुका है और वो धड़ाधड़ इंसानों को खाई जा रही है।
आरिफ फारूकी ने बरता हैरत में मुब्तला होके कहा। उसकी बात सुनके इंस्पेक्टर तकरीबन अपनी जगह से उछल पड़ा। एक मामूली सी चिड़िया भला कैसे इंसानों का खून कर सकती है? इंस्पेक्टर ने हैरत से कहा। बिल्कुल ऐसे जैसे एक चूंटी हाथी के कान तक रिसाई हासिल करके उसे अबदी नींद सुला सकती है। आरिफ फारूकी ने भवें उचकाते हुए मुस्कुरा के कहा। मुझे आपकी बात कतई समझ में नहीं आ रही। इंस्पेक्टर ने इस्तराबियत भरे लहजे में कहा। मैं समझाता हूँ शाहीन साहिब, आपको ये एक ऐसी नाकाबिले फरामोश कहानी ने कड़ियाँ आपस में बुगलगीर हो रही है जिसके बारे में सुन के आपके कदमों तले से जमीन सड़क जाएगी। आरिफ फारूकी ने कुर्सी की टेक से सर लगाते हुए कहा। उस वक्त इंस्पेक्टर उसके पर्सनल ऑफिस में उसके सामने बैठा था। आरिफ फारूकी के ऑफिस में सजावट बड़ी सेहर अंगेज थी। दीवारों पे डिस्पेंसर करवाया गया था। जमीन पे महंगे वाला कालीन बिछाया गया था जो कि इंतहाई नरम और रेशमी कालीन था। उसका ऑफिस मेन रोड पे था। फ्रंट डोर मुकम्मल तौर पे शीशे का था, मगर इस कदर खूबसूरत दिखाई गई कि देखने वाला तारीफ किए बिना ना रह सके। ऑफिस आम शॉप जितना ही था, मगर एक साइड पे सोफा और सामने शीशे का टेबल रखा हुआ था। टेबल के ऊपर एक छोटा सा गुलदस्ता और चंद फाइलें रखी थी। सोफे के दोनों साइडों पे छोटे छोटे स्टूल रख के उन पे भी गुलदान रखे हुए थे। एक साइड पे सेफ अलमारी रखी थी, अलबत्ता बहुत खूबसूरत सजावट थी। जिस कुएं को शहर वालों ने मिट्टी भर के बंद कर दिया, वो कुआं बरसों से ही पुराना था। वक्तों में ऐसे ही कुएं पाए जाते हैं। पानी पीने के लिए उस वक्त जराए जवाब है वो इस वक्त ना थे। ये कुआं एक हिंदू का था। वो हिंदू अब इंतहाई सफा किस्म का इंसान था। हिंदू में जहालत अस्बात कायम दायम रही है। वैसे भी जहालत सिर्फ ईमान के नूर से खत्म होती है। वो हिंदू किसी मुसलमान को इस कुएं से पानी भरने न देता। अगर देता था तो महंगे दामों बेचता, जबकि हिंदू वहां से जी भर के पीते और मुसलमान उसकी नाइंसाफी से कूटते। मगर वो कुएं के मालिक था। इसकी सफाक अखियां हमेशा मुसलमान औरतों पे रहती थी। एक दो बार तो उसकी हरकत की वजह से उसे मुसलमानों से खूब आओ भगत का मौका मुयस्सर आया था। उन्हीं दिनों एक मुसलमान लड़की ने बलोफत की दहलीज पे कदम किया रखा कि गोया पूरे शहर में बोलचाल आ गया था। पटाई कुटाई लेके पड़ जाने वाली इस मोड़क की आबरू पे पट्टा लगने वाला था। किसी ने गलत नहीं कहा कि भले घोड़े की एक चाबक काफी है और भले आदमी को एक बात मुकर मुजाल है कि उसके कानों पे जूं रेंगती। कानों में तेल डाल के बैठने वाली उस दिलकश दोशीजा की जेज में वो लम्हा आया जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। एक दिन वो अपनी दोस्तों के साथ उस कुएं पे पानी भरने जा रही थी। हिंदू उसे बाखुशी पानी दिया करता। वो जानती भी थी कि उसकी आंखों में सफाकी और दरिंदगी उसे देख के ऊद के आती थी। वो दिन उसके लिए शायद शुभ दिन नहीं था, ना ही अच्छे शगुन की अलामत थी। वो घर से निकली तो उसका कलब अनजाने खौफ की लपेट में बुरी तरह जकड़ा गया। वो भी कुएं से कुछ ही दूर थी कि आनंद फानन कुछ नौजवानों ने उसे घेर लिया। स्वागत हो जी, आपका क्षमा चाहते हैं, क्या करें, बड़ी चिंता हो रही थी आपका दीदार करने को, मन पतला हो रहा था। मेरा विश्वास करो, भगवान के चरणों में जाके प्रार्थना की, शायद इसके लिए शुभ दिन था। भगवान ने दुआ कबूल की और अब आप इतनी तमाम तर हशर समानियों के साथ हमारे सामने हो। ये 5 नौजवान थे जिनमें से 3 हिंदू और 2 मुसलमान थे। इस वक्त वो सब दरिंदगी की इंतहा को छू रहे थे। इतने में एक हिंदू ने सबसे पहले गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। हाथ जोड़ के बात की। देखो हमें जाने दो, इस माजबी ने अफसुर्दा लहजे में बात की। रोज पानी लेने जाती हो, परंतु आज हमारी प्यास भी बुझा दो। देखो शरीर में आग के शोले दिल को झुलसा रहे हैं। दूसरे हिंदू ने उसके चेहरे पे आने वाली लिट को छूते हुए कहा तो उसने जोर से उसका हाथ झटका। अरे तुम तो जाओ, हम नहीं चाहते कि कईयों के साथ घिन भी पस जाए। अब की बार एक मुसलिम ने लुकमा दिया। फौरन वहाँ से सब लड़कियां चलती बनी। उसने भी जाने की मगर उसी नौजवान ने उसका हाथ पकड़ के खींचा। वो दम बहुत रह गई। उसके हाथों सत्ते तोते उड़ गए। मुझे जाने दो, उसने थूक निकलते हुए कहा। अरे चली जाना महारानी, हम कब कह रहे हैं कि तुम्हें जाने नहीं देना, मगर इतनी भी क्या जल्दी है। हमसे देखा नहीं जाता कि तुम सारी जिंदगी कोलू के बैल की तरह गुर्बत के मदार में चक्कर लगाती रहो। हम चाहते हैं कि तुम्हें लक्ष्मी हासिल करने का गुर बताएं। अरे देखो ना, इतनी हसीन हो। बाहों में फिर इसके लबों को छूते हुए जब वो मुसलसल इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसे लग रहा था जैसे उसे शिकंजे में जकड़ दिया हो। आज हम सब तुम्हारे नाथ बन के तुम्हें बताएंगे कि साली, जब तू घुंघरू पहन के छनकाती हुई कमर को लहराती हुई हमारे पास से गुजरती है तो जैसे हड्डियों की फदक को जरूर रोकेंगे। इन जालिमों ने उसका जीवन अकारत करके रख दिया। एक राकी ने जब ये घिनौना मंजर देखा तो तरद्दुद दौड़ के उसके माँ बाप को मतले किया। बात सुन के उनपे गोया गमों के बहार टूट गए। बागों बाग वो पहुंचे तो वहाँ पहले से एक हजूम का मेला बरपा था। हजूम को चीरते हुए वो पहुंचे तो उनके दोस्तर वहाँ पे फटे कपड़ों में नीम बेहोश पड़ी थी।
जबकि सब मुंह उठाए उसे तक रहे थे। वो पांचों अपने मन की प्यास बुझा के गधे के सींग से वहां गायब हो चुके थे। माँ ने अपना दुपट्टा उतार के उसके ऊपर दिया। बाप ने उसका सर अपनी गोद में रखा। अचानक उसकी आंखें खुली और साथ ही फिर बंद हो गई। फिर उसके लबों पे जुम्बश हुई। मैं किसी को भी नहीं, इतना कहते ही उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। दोनों मियाँ बीवी वहाँ सब कुछ खत्म होने के बाद रोते रहे। उनकी बेटी से जालिमों ने उसकी जीत का अधिकार छीन लिया था। दोनों मियाँ बीवी इस्तवाब करना चाहते थे, मगर वो किससे करते? वो तो इनके सामने बेजान पड़ी थी। उसके बाप ने इस्तेजाब से जब मजमे को देखा, मगर वो जानता था कि ये सब कहर आलूद सूरतें हैं। बेगैरती तो उनको विरसे में मिली है। उन लोगों में आपा धापी के सिवा कुछ नहीं। एक कटेला छुड़ा उन लोगों ने उसके शरीर में घोंपा। वो जानवर जहाँ भी रोपोश हो जाए, मगर रब्बे कायनात की पकड़ उन्हें जरूर पकड़ लेगी। अचानक उस मकतूल की माँ को झटका लगा और वो अपनी बेटी के शरीर पे जा गिरी। उसके मियाँ को पता चल गया था कि इसकी जोजा की रूह कफ से अंसरी से परवास कर चुकी है। उसने अबदीदा होके उन्हें देखा। उसकी उम्र कमोबेश 40 साल के करीब थी, मगर अभी भी सेहतमंद था। जब उसकी अहलिया और बेटी राहें सुधार चुके तो उसके जिंदा रहने का क्या फायदा? इस वक्त वो अपने आप को सन रसीदा समझ रहा था। अचानक उसके दिमाग में ख्याल बिजली की तरह कूदा। वो छुरछुरी से लेके रह गया। वो अब मसलूम न था। उसके मन में भूचाल सा बरपा था। उसने नाकू चढ़ा के मजमे को देखा। लोग उसके दुर्शित चेहरे को देख के पीछे हट गए। उसने यके बाद दोनों को कंधों पे उठाया। लोगों के चेहरों पे हैरत के आसार थे। दूसरे ही लम्हे उस शख्स ने दोनों को कंधे पे उठा के कुएं की तरफ दौड़ लगाई। हर शख्स बढ़ते हैरत से उसे तके जा रहा था। उस दोशीजा से माँ का दुपट्टा उड़ा। तभी एक जानलेवा मंजर सामने आया। उस शख्स ने कुएं में छलांग लगाई। वो कड़ी पुश्त वाला ठगने कद वाला जिसका कुआं था तिलमिला के रह गया। कुएं का पानी हल्का रंग तब्दील कर चुका था। जा मनहूस, तुझे मेरा ही कुआं मिला था डूब मरने को। चौपट करके रख दिया मेरा काम। पानी की छींटे उड़ के उसे भिगो चुकी थी। उसने हैरत से पानी की छींटे साफ करते हुए कहा, रात का वक्त था। कुल आलम को रात की तारीकी ने अपनी लपेट में ले लिया था। कुएं के पानी में एक बूंचाल बरपा था। तभी एक जानलेवा मंजर सामने आया। कुएं का पानी लाल रंग का हो गया था। तभी कुएं से 3 साए धुआंधार होकर फिजा में मुअल्लक हुए। दूसरे ही लम्हे वो कुएं से बाहर आन खड़े हुए थे। वो बड़ी जख्मी थी, उनमें एक बहुत ही जख्मी थी। ये साया किसी लड़की का था जिसे जख्मी चुड़ैल कहा जा सकता था। वो सभी बुरी तरह वेशी बन चुके थे। उनके जिस्म गोके धुआंधार थे, लेकिन फिर भी उनमें से एक लड़खड़ाहट थी जैसे बुरी तरह जख्मी हो। उनका रुख शहर की तरफ था और फिर देखते ही देखते उन्होंने उन 5 नौजवानों को ऐसी इबरतनाक मौत मारा कि हर कोई उन्हें देख के हैरान रह गया। 5 लड़कों को एक तरह की मौत के घाट उतारा। उन्हें एक तकलीफ दे मौत दी गई। सब यही कह रहे थे कि मौत इंतकामी मौत है। ये उन तीनों की आत्माएं हैं जिन्होंने इन 5 को अब्दी नींद सुला दिया है। मगर फिर तो जैसे मामूल बन गया। हर रोज किसी ना किसी की उधेरी हुई लाश पड़ी होती, मगर काबिल हैरत बात ये थी कि लाशें उसी कुएं के पास से मिलती। लोगों में खौफो खिरास की फिजा फैल गई। हर किसी को अपनी मौत दिखाई देने लगी। उन्हीं दिनों मुसलमानों के घर उनका एक अजीज आया। उसका चेहरा नूर की ईमानियत से दमक रहा था। जब उसे इस बातों वाकयात की आशनाई हुई, उसने इस कुएं के गिर्द एक दायरा हिसार कायम किया और सबको सख्ती से मना किया कि इसके पास कोई न जाए। उन तीनों की रूह ने उस बुजुर्ग से टक्कर लेना चाही। उसने अपने कलाम के जोर से इन तीनों को चिड़िया बनाया। इस बात का किसी को इल्म न था कि कुएं के ऊपर दरख्त पे बना घोंसला परिंदों का नहीं, बल्कि उसमें मुकीम वो तीनों बदरूह हैं। जब भी कोई परिंदा गलती से उस कुएं में दाखिल होता, वो इन तीनों की खुराक बन जाता। वो उस परिंदे को दबोच लेते, न सिर्फ उनका खून पीते बल्कि उसके गोश्त से भी अपनी ताकत बढ़ाते। उनका साइज दिन ब दिन बढ़ने लगा और वो खैरत अंगेज आम परिंदों की निस्बत बढ़ते गए। उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने गाँव वालों को मना किया कि लोहे की कोई चीज इस हिसार से न टकराए, वरना हिसार लोहे के टकराते ही उसका असर खत्म कर जाएगा। ऐसा ही हुआ। उस दिन ट्रैक्टर ट्राली और बुलडोजर से हिसार टूटा। उन बदरूहों को रिहाई मिली और एक बार फिर उन्होंने कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म किया। आरिफ फारूकी ने सारी बात तफसील से बताने के बाद उसकी तरफ सवालिया आंखों से देखा। आरिफ फारूकी की बात सुन के इंस्पेक्टर के कान खड़े हुए। उसे भी सवालिया आंखों से उसे देखा। क्या ये बाकी हकीकत है? आरिफ फारूकी साहिब, इंस्पेक्टर ने हजारों सवालात एक ही लड़ी में पड़ोते हुए कहा। 100% हकीकत है इंस्पेक्टर साहिब। एक बात पूछना चाहूँगा मिस्टर आरिफ फारूकी। मगर आरिफ फारूकी के जवाब से पहले उसका ऑफिस बॉय ट्रे में 2 कप चाय लिए खड़ा हुआ। उसे सब कुछ रखा और उल्टे कदमों वापस मुड़ गया। हाथों क्या पूछ रहे थे आप इंस्पेक्टर साहिब? आरिफ फारूकी ने पुरतशवीश उसे देखते हुए कहा, जबकि इंस्पेक्टर ने हाथ बहा के प्लेट में एक बिस्कुट उठाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि बरसों पुरानी इस बात को, हालांकि लोगों के दिलो दिमाग से भी ये बात निकल चुकी है, फिर इसके मुतालिक आपको कैसे पता चला? इंस्पेक्टर ने हैरत से उसे देखते हुए कहा,
इस दुनिया में बहुत से ऐसे इल्म है जिन्हें पढ़ के इंसान दस्तरत हासिल करके कई ऐसे बेदों से आशनाई हासिल कर सकता है जिनके लिए काम इंसान तहय्युल में भी नहीं सोच सकता। मुझ जैसे इंसान के पास एक ऐसे इल्म का होना लाजमी है, क्योंकि कभी एक ही केस हमारे चक्के चुड़ा के रख देता है, बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह इस केस ने तुम्हारी पलके, अबरू और परेशानी आलूद कर रखी है। तुम सारी चीज में लगा देते मगर तुम्हें कातिल का सुराग तादम आखिर तक ना हासिल होता। इंस्पेक्टर आरिफ फारूकी चाय का गुण हलक से नीचे उतारते हुए बोले, इसका कोई उपाय तो होगा, क्योंकि हर अमल का कोई दर अमल होता है और मैं नहीं समझता कि इस भयानक हकीकत को उसके अंजाम तक पहुँचाने का कोई अमल तो होगा। इंस्पेक्टर ने परेशान लहजे में कहा, सिवाय मौत के दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। आप एक काम करो, आज चांद की 9 तारीख है, अब मेरे पास आओ, फिर हम सब मिलके जाएंगे और आज इस बात को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इंस्पेक्टर अपने खास कमरे में बैठा था। उसके और आरिफ फारूकी के दरमियान कमोबेश 1.5 घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें कोई टॉपिक पर इनके दरमियान बात हो रही थी। गुफ्तगू के दौरान वो इस नामी जामी जासूस को हैरत से तकता रहा जिसने जदीद तरीन संदिग्ध लिबास पहना हुआ था, मगर इसके बावजूद वो अपने हर इशारे और अंदाजी गुफ्तगू से परसे निसात साबित होता। उसकी हफीफ अंग्रेजी लहजा को छूके कोई बात ऐसी न थी जिससे जामे को शुबा हो कि मुतकल्लम पाकिस्तानी है। फिर तख्तन को इशारा, कोई हुक्म जाहिया इस हकीकत को फाश कर देता। उसके बावजूद जो वाकया है कि ऐसी कमजोरियां इन वाकयात में जाहिर ना होती थी। जब वो हकीकत जुराइम के सिलसिले में अदना तबका के लोग को भेस बदल के सदर हाउस, लवाहदात और दीगर अहम मुल्की मकामात पे जाता, ऐसी सूरत में उसका लहजा लंदन के किसी मशहूर गुंडे से इतना ही मुशाबे होता जितना पेरिस के मामूली तबके से कबल जूल के दिनों में वहाँ के नामी ग्रामी बदमाशों से वो बड़े दर्जे का निकाल था। और इस खूबी ने ही उसे जमाने का सबसे कामयाब सुराग रसाब बनने में मदद की थी। रात ज्यादा हो चुकी थी, नाखुशगवार मौसम में तमाम रास्ते वीरान थे। कोई इक्का दुक्का शराबी लैंप के खंबे से लगा हुआ था, कोई बेहद शौकीन नाटक देख के पैदल चलता जा रहा था। गुनाह की बेटियां अपनी साकारी को रात की स्याही में छुपाने की सरतुर सही करती हुई थी। इनके सिवा बहुत कम आदमी बाजारों में दिखाई देते थे। नीम पुख्ता सड़क के किनारे नीम, इमली व शीशम के दरख्त मनकची सी चांदनी में और भी खौफनाक लग रहे थे। दिन भर गलियों में फिरते रहने रेडियो की भट्टियों के नीचे दुम दुबा के सुत पड़े थे। इन तमाम बातों को बलाए मलाल रखते हुए दोनों बेहम आगे बढ़े। बिलाहिर वो कुएं के पास पहुंच गए। यकायक मौसम ने करवट बदली। ठंडा ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम को एंजॉयमेंट के काबिल बना दिया। कुएं से चंद कदम के फासले पे दोनों यूं खड़े थे गोया किसी ने अपनी जंजीरों से दोनों को जकड़ दिया हो। क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने सवालिया अखियों से आरिफ फारूकी की तरफ देख के कहा। मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ, आरिफ फारूकी इस्तफामिया नजरों से उसे देख के कहा। इंस्पेक्टर ने बुए चुकाई। वो सामने दरख्त के ऊपर शाख पे देखो। फारूकी की बात सुन के इंस्पेक्टर ने जल्दी से उस तरफ देखा। पहले तो वाजे कुछ दिखाई न दिया, मगर जब आंखें अंधेरे में देखने की काबिल हुई उसके खास बाता रह गए। एक खौफनाक परगशम गई। समंदर की मौज तूफान खैज की मानित बदन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। एक ही शाख पे उसे एक नर जबकि 2 मादा चिड़ियां दिखाई दी। जिसामत में वो इतनी बड़ी थी जो ना कलम में कभी देखी और ना ही किसी के मुंह से सुनी थी। वो दोनों हक्का बक्का रह गए। उन तीरों की जिसामत किसी अच्छे हासे शाहीन से कम न थी। सब इधर उधर घूम रही थी। अब वो इंस्पेक्टर को ऐसे नजर आ रही थी जैसे उसे उजाले में कोई चीज दिखाई दी हो। ओ माय गॉड! इंस्पेक्टर के मुंह से हैरत की ज्यादती के बायस निकला। घबराओ नहीं, देखो मैंने आज कैसी अपनी नींद सुलाता हूँ। बहुत अपनों से इंतकाम ले लिए, अब इन्हें जहन्नम वासिल करना लाजमी है। न जाने कितनी बेगुनाहों को ये मौत की नींद सुला चुकी, लेकिन इनके साथ भी बहुत ही बुरा हुआ था। देखो इन्हें किस कदर जख्मी किया गया। ये चिड़िया नहीं बदरूहे हैं, जख्मी चुड़ैले हैं, लेकिन आज इनका आखिरी दिन है। आरिफ फारूकी ने जमीन पे आलती पालती मार के बैठते हुए कहा। उसकी देखा देखी मैं भी इंस्पेक्टर बैठ गया। फिर आरिफ फारूकी उठा और उसके एक हिसार खींचा जिसके अंदर दोनों बैठ गए। कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना वरना बेमौत मारे जाओगे, आरिफ फारूकी ने कहा और मोही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। अचानक उन तीनों परिंदों ने उड़ान पकड़ी। उनके तरफ लिपके उन पे ऐसे हमला करने पे इंस्पेक्टर इस्तराफियत का शिकार हुआ। वो हमारी तरफ आ रहे हैं। इंस्पेक्टर ने आरिफ फारूकी जो आंखें बंद किए कुछ बढ़ा था उसे झंझोड़ते हुए कहा। उसने सूरत से खा जाने वाली नजरों से उसे देखा और चुप रहने का इशारा किया। इंस्पेक्टर का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। देखा देखी में तीनों परिंदे अचानक उनके सामने आके रुक गए। ऐसी मौत मारेंगे कि तुम्हारी रूहें तक कांप उठेगी। अचानक नर चिड़िया के मुंह से जुम्बश हुई और एक बार फिर इंस्पेक्टर की कुवत से टकराई, मगर ऐन उसी लम्हे आरिफ फारूकी ने आंखें खोल दी। जीज तो जल तो उस हालत के हाथ में है, मगर आज तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। सिकंदर ने दाएं हाथ की कलाई से
कड़ा उतारते हुए कहा। उसी लम्हे इंस्पेक्टर ने उन तीनों में मौत की परछाइयों को देखा। उनके रंग फक पड़ चुके थे। बेशक वो परिंदों के भेष में थी, मगर उनकी बदलती कैफियत किसी से भी पन्हा न थी। अचानक उन तीनों ने इंसानी रूप धारा। इंस्पेक्टर दंग रह गया। अब उसे शिनाख्त करने में कोई दिक्कत न थी, क्योंकि औरत और मर्द अपनी उम्र से पहचाने जा रहे थे, जबकि लड़की अपनी उम्र से इस दोशीजा की रंगत, शबनम से भीगे हुए फूलों की ताजगी और पके हुए सेबों की शगुफ्ती को आमेज कहा जा सकता है। तो बस ये उसकी रंगत थी। उसकी आंखें स्याह रात की तरह काली, भूरे रंग के बाल जिन पे कहीं कहीं तांबे की झलक नजर आती थी। कद इतना लंबा न था, मगर बेहद निहायत मौजू, बेहद मुतनासिब। वो बुरी तरह जमी थी। उसकी निगाहें मतवातर इंस्पेक्टर पे जमी थी। उसकी तुरहन नजरों की ताब न लाके इंस्पेक्टर ने अपनी आंखें खोली, मगर बेसूद पर नाकों के सामने भी वही मंजर था। उसने जट से आंखें खोली। आग के 3 शोले उन तीनों की तरफ लिपके। तीनों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मियाँ बीवी की स्माचकन चीखें साकित फिजा का सीना चाक कर रही थी, जबकि उसका नर हसीना के चेहरे को मौत के खौफ ने सबको शुगुफ्ता और रंगत दे रखा था, जिसके निगाह में एक जादूबरी कशिश पाई जाती थी। बेशबहा चमकीले रेशम का मशरकी लिबास उसके सामने भी, नंगे पाँव में ऊंची एड़ी तरक्की, स्लीपर बाएं पैर में सोने के कड़वी और दोनों हाथों में बेशुमार कीमती जेवरात उस पर असरार जगह पे अब उसकी मौजूदगी किसी हस्ती मोहम की तरह दिलकश और राहत बख्श थी। वो तो कोई हूरे जन्नत थी, जिसे बिल्किस की हवस इस दुनिया में बेच दिया गया, या अहदे फरामोश की भूली हुई जात थी जो अपने हुस्ने आलम ताब से दुनिया की नजर खैरा करना चाहती थी, या कोई तितली, या फिर कोई मोती जो सीप के बातन था और फिर किसी तफसीर की पदाश में इंसान बना दिया गया हो। उसने ऐसी चमक आज तक किसी इंसान की आंखों में ना देखी। जिस तरह शेर की आंखें शिकार पर बेहद मरकूज रहती हैं, एन ऐसे यूं लग रहा था जैसे अभी तक उसका काफिर जमाल हसीना की अंगाओं के पुष्प पे जमी थी। इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में बैठा था। उसकी आंखों के सामने रात वाला मंजर था। इससे पहले उसने ऐसी काफिर जमाल हसीना न देखी। उसकी निगाहें आनत फानत टेबल पे लगे न्यूज़पेपर पे जा टिकी। वहाँ एक लफ्ज लिखा था, कनबख्श। लफ्ज पढ़ के वो ज़ेरे-लब मुस्कुराया। लगते मगर ये लग सिर्फ इसके लिए था। इससे सामने का मंजर धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। उसने बेशर से कबल रेप पड़ी तपाकी पे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल के अपने अथरू साफ करने लगा।